नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार बंद होने में सिर्फ 1.5 घंटे का समय बचा है और ये वो वक्त होता है जब आपको सभी बड़ी खबरें जानने की जरूरत होती है, ताकि आखिरी घंटे की रणनीति बनाने जब आप बैठें तो आपको मदद मिले। इसी सोच के साथ जी बिजनेस पर हमने शुरू किया है मार्केट टॉप 20, जहां रोज आपको दिन भर की 20 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं हम। इन खबरों में बाजार, शेयर, इंडस्ट्री, इकोनॉमी की खबरों के साथ साथ बड़े पॉलिटिकल या फिर ग्लोबल इवेंट्स की जानकारी भी होती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बाजार दिसंबर एफएनओ की एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर रहा। आज निफ्टी ने शुरुआत 10,500 के ऊपर की थी, लेकिन कुछ ही देर में निफ्टी 10,500 के नीचे फिसल गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि निफ्टी फिर से मजबूती दिखा रहा है और वहां से रिबाउंड करके 10,510 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि निफ्टी ने आज 10,490 के अहम सपोर्ट को अच्छे से होल्ड किया। आज सुबह बाजार खुलने से पहले ही जी बिजनेस ने बिल्कुल सही राय दी थी और यही राय थी हमारे बाजार पर कि 10,400 का सपोर्ट जो है वो निफ्टी के लिए काफी अहम है। बाजार को आज सबसे ज्यादा सहारा मिल रहा है मेटल और रियल एस्टेट शेयरों से। मेटल इंडेक्स करीब 2.5%, वहीं रियल्टी इंडेक्स फिलहाल 2% ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि सरकारी बैंक शेयरों में आज गिरावट है। बाजार पर आज कुछ हद तक सरकार की उधारी बढ़ने का भी असर दिखा शुरुआत में, लेकिन फिर उसके बाद इस फिक्र को बाजार ने भुला दिया और फिर से 10,500 के ऊपर मजबूती से कारोबार कर रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि बाजार इस स्तर से गिर सकता है और आपको सतर्क रहना चाहिए। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, एक बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन इसमें होना जरूरी है। अब ये मेरा मानना, जैसे आपने कहा, मैं थोड़ा काफ़ी दिन से कॉशियस रहा हूँ, वो अभी तक सही बात नहीं आई है। तो बाजार जब तक अब मोमेंटम में है तब तक चलता रहेगा। मेरा मानना यह है, आप देखें हर साल सेकेंड वीक और जनवरी तक तेज रहता है, उसके बाद से वहाँ पर कुछ महीनों के लिए पीक आउट हो जाता है। तो लगता है ये रुख इस बार भी वैसे ही बरकरार रहेगा। तो बाजार में धीरे धीरे निचले स्तरों से रिकवरी लौट रही है और एक खुशखबरी यह है कि जल्द ही पेट्रोल और रसोई गैस पर होने वाला आपका खर्च घटने वाला है। जी हाँ, सरकार पेट्रोल में मेथनॉल मिलाने पर विचार कर रही है और मिलाने की फैसला कर चुकी है। लोकसभा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि पेट्रोल में 15% मेथनॉल की मिलावट जल्द शुरू की जाएगी। डीजल पेट्रोल में मेथनॉल मिलाने से लागत में कमी आएगी। नितिन गडकरी ने बताया कि विदेशों में ईंधन में मेथनॉल का काफी उपयोग होता है। उन्होंने रसोई गैस में भी मेथनॉल मिलाने की वकालत की। दरअसल मेथनॉल की कीमत 22 रुपए लीटर है और इसकी बड़े प्रोड्यूसर हैं दीपक फर्टिलाइजर और आरसीएफ जैसी कंपनियां। आइए सुनते हैं कि नितिन गडकरी ने क्या कहा आज सदन में। भारत जल्दी ही परिवहन क्षेत्र में इसका जो निर्णय हुआ है, भारत जल्द ही पेट्रोल के साथ 15% मिथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम कार्यान्वित करने जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन हमने निकाला है। मौजूदा वाहन के इंजनों को बहुत कम परिवर्तनों के साथ 15% मिथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर DME में बदला जा सकता है। इससे पेट्रोल की लागत तुरंत 10% तक कम होने की संभावना है। जल्द ही बसों और ट्रकों के लिए M100 यानी 100% मिथेनॉल का भी कार्यान्वित कार्यक्रम करने वाले हैं। और एक और अच्छी खबर इकोनॉमी के लिए है। लोन डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के मकसद से तैयार इंसॉल्वेंसी बिल को सरकार ने आज लोकसभा में पेश कर दिया। बिल के पास होने के बाद जानबूझकर डिफॉल्टर होने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक 30 सितंबर 2017 तक देश की 50 कंपनियों पर बैंकों का करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। तो इंसॉल्वेंसी बिल के बाद ये जो बकाया है, कर्ज है, इनकी वसूली की प्रक्रिया सरकार तेज कर पाएगी। तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर होगा, जिससे आज पूरा देश परेशान है। और कर्ज की दिक्कतें सुलझने की उम्मीद में आज फिर से रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर में जोरदार खरीदारी हो रही है। कंपनी का शेयर आज 15% से ज्यादा की तेजी के साथ 33 रुपए के भी पार निकल गया। एक बड़ा डेवलपमेंट यह है कि प्रमोटर्स ने गिरवी रखे 33 करोड़ शेयर छुड़ा लिए हैं। मंगलवार को ADAG चेयरमैन अनिल अंबानी के बयान के बाद निवेशकों का भरोसा लौटा है शेयर में और 3 दिनों में शेयर 90% से भी ज्यादा चढ़ चुका है। यानी जिन निवेशकों ने निचले स्तरों पर रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर खरीदे हैं, उनका पैसा दोगुना हो गया है। अनिल अंबानी ने भरोसा दिलाया है कि मार्च 2018 तक कंपनी अपना कर्ज 85% तक कम कर लेगी और सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज बच जाएगा। खास बात यह भी है कि आरकॉम SDR की प्रक्रिया यानी स्पेशल डेट रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया से भी बाहर आ जाएगी।
यही नहीं, कंपनी बैंकों के कर्ज को इक्विटी में भी नहीं बदलेगी, यानी कर्ज के बदले बैंकों को शेयर नहीं मिलेंगे। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और देखिए, शेयर 33 रुपए 50 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। तो और एडीएजी के अलावा आज शराब कंपनियों के शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल लिकर कंपनियों को यूपी सरकार से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कालाबाजारी को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा मात्रा में शराब की स्मगलिंग होती है। वजह साफ ये है कि पड़ोसी राज्यों में एक्साइज ड्यूटी उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफी कम है। इसके चलते न सिर्फ यूपी सरकार को राजस्व का काफी ज्यादा नुकसान होता है, बल्कि शराब के स्मगलिंग को भी बढ़ावा मिलता है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से ये दोनों ही मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यूपी सरकार ने मौजूदा कारोबारी साल के लिए 20,595 करोड़ रुपए के एक्साइज रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है और उम्मीद है कि अगर शराब से एक्साइज रेवेन्यू बढ़ता है तो इससे इस लक्ष्य को हासिल करने में काफी सरकार को मदद मिलेगी। छठी बड़ी खबर यह है कि पुणे की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी कोलते पाटिल के शेयर में आज शानदार तेजी है। इसकी वजह यह है कि कंपनी 193 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ये पूंजी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड KKR से जुटाएगी। यह रकम कोलते पाटिल आइवेन टाउनशिप्स पर खर्च की जाएगी। ये कंपनी कोलते पाटिल और ICICI वेंचर फंड्स मैनेजमेंट की ज्वाइंट वेंचर कंपनी यानी कि साझे वाली कंपनी है। जेवी कंपनी के PIT पुणे के IT हब हिंजेवाड़ी में लाइफ रिपब्लिक के नाम से 383 एकड़ में टाउनशिप बना रही है। कंपनी ये टाउनशिप मध्यम आय वर्ग को ध्यान में रखकर बना रही है। कल की बोर्ड बैठक में 500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की मंजूरी मिली है। साथ ही सब्सिडरी कंपनी बेलफ्लावर प्रॉपर्टीज की कंपनी में विले को भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। तो कोलते पाटिल के लिए आज एक अच्छा डेवलपमेंट। और शेयर देखिए, वहां पर निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। 4% की ऊंचाई पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट है। और रियल्टी इंडेक्स करीब 6 साल की ऊंचाई पर है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई शेयर आज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर जेपी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है। जेपी इंफ्रा में आज 20% तक की तेजी आई है। वहीं जेपी एसोसिएट्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। पिछले दिनों जेपी एसोसिएट्स 35% से ज्यादा चढ़ा है। और वजह यह है जेपी के शेयर में तेजी आने की, क्योंकि जेपी जो कंपनी है शायद NCLT में न जाए तो निवेशकों का रुझान यहां बढ़ रहा है। और जेपी ने यह वादा किया है कि जल्द ही करीब 4,500 फ्लैट्स और प्लॉट्स ग्राहकों को डिलीवर किए जाएंगे। तो हालात बेहतर होते दिख रहे हैं और इस उम्मीद में कि कंपनी के दिन बेहतर होंगे, शेयर देखिए जेपी इंफ्रा 20% के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। अब बात कर लेते हैं उन शेयरों की जिन पर आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले बात सन फार्मा की, जिस पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की सलाह दी है और लक्ष्य 600 रुपए पर बरकरार रखा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने NTPC खरीदने की सलाह दी है, जिसका लक्ष्य 211 रुपए रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने महिंद्रा CIE की बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और लक्ष्य दिया है 297 रुपए प्रति शेयर। वहीं वेंचुरा ने हैदराबाद इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट जारी की है, जिस पर उसने 1700 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी है। तो फार्मा पर अच्छी रेटिंग और फार्मा सेक्टर आज पूरा बजिंग है। फार्मा शेयर जो हैं वो बाजार को आज लीड कर रहे हैं और इसके साथ साथ रियल एस्टेट शेयर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमेरिका में कारोबार करने वाली कई फार्मा कंपनियों को आज अच्छी खबरें आ रही हैं। डिप्रेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी बीमारी की जुड़ी दवा लोराज़ेपैम को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज लैब्स को भी एक टैबलेट के लिए US FDA से मंजूरी मिली है, जिसका इस्तेमाल खून संबंधी बीमारियों में होता है। वहीं एल्केम लैब्स को कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी दवा के लिए US FDA से इजाजत मिली है, जबकि ग्रेन्यूल्स इंडिया को बुखार एलर्जी से जुड़ी दवा के लिए मंजूरी मिली है। तो आज फार्मा सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स US FDA से भी और बाजार में भी जो रौनक है उसका पूरा फायदा उठा रही है कंपनियां। ये और सेबी आज शाम 4:30 बजे अहम बैठक कर रही है। इस बैठक में MF में यानी कि म्यूचुअल फंड्स में FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश को आसान बनाने के लिए बैठक में चर्चा हो सकती है। म्यूचुअल फंड गवर्नेंस और रेटिंग एजेंसियों से जुड़े नियमों की समीक्षा भी बैठक एजेंडे में शामिल है। रेटिंग एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए भी सेबी की बोर्ड बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी क्या है, एजेंडे में आज क्या कुछ होगा और
किन बड़े डेवलपमेंट्स पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, ये जानने के लिए सीधे चलेंगे मुंबई अपने सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा के पास। ब्रिजेश, बताएं क्या एजेंडा है इस बैठक का आज? कुल मिलाकर अगर देखें तो 3-4 बड़े एजेंडे हैं। वैसे तो कुल एजेंडे में 17 आइटम हैं जिन पर बोर्ड फैसला लेगा, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट का जो नियम आने वाला था, जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था लेकिन उसे टाल दिया गया था, उसमें कुछ बदलावों के साथ उसको मंजूरी दी जा सकती है। क्योंकि पहले बैंकों की ओर से गुजारिश की गई थी कि अगर वो नियम उस फॉर्म में लागू होता तो बैंकों को काफ़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि एनपीए की जो स्थिति है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। इस वजह से वो उसको उस वक्त बैंकों की गुजारिश पर रोका गया था। तो एक वो है जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट का नियम है, उसको नए सिरे से लाया जा सकता है। दूसरा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनके लिए एक सीमा तय की जा सकती है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दूसरी एजेंसी में 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग ना रखे और ना ही वोटिंग राइट रखे और ना ही किसी एक रेटिंग एजेंसी किसी दूसरी रेटिंग एजेंसी के बोर्ड में जो है वो पार्टिसिपेट करे। तीसरा जो है वो है कि म्यूचुअल फंड में गवर्नेंस को लेकर के है कि एक ऐसी कंपनी जिसका अपना म्यूचुअल फंड हो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग ना रखी, यानी क्रॉस होल्डिंग ना रखी जाए, तो इसको लेकर नियम आ सकता है। इसमें जो स्टेट बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है या LIC है, इनका अभी अपना भी म्यूचुअल फंड है, बिजनेस है, और इसके अलावा ये UTI म्यूचुअल फंड में भी हिस्सेदार हैं। तो इनके इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक नियम आ सकता है और पॉसिबिलिटी ये है कि एक समय सीमा के तहत ये जो होल्डर हैं UTI म्यूचुअल फंड के, इनको कहा जाए कि आप धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी वहाँ से घटाएं। और चौथा जो है वो एक यूनिवर्सल एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट बजट में अनाउंसमेंट आया था, उसको लागू करने की एक समय सीमा पर कोई बोर्ड फैसला ले सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जब कमोडिटी और इक्विटी का रेगुलेटर एक है, ब्रोकर को भी एक कर दिया गया है कि वो कमोडिटी और इक्विटी दोनों की सर्विस दे सकते हैं, तो एक्सचेंज जो मेन प्लेटफॉर्म है उसको कैसे अलग रखा जाए, तो उसकी टाइमलाइन को लेकर एक फैसला हो सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे 2-3 और मुद्दे हैं जिसमें RTA एजेंट के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के नियमों में बदलाव का मामला हो सकता है, और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की जो रसीद होती है उसकी ट्रेडिंग को लेकर बोर्ड एक टाइमलाइन ला सकता है, क्योंकि ये भी बजट का एक अनाउंसमेंट का पार्ट था। बिल्कुल जी, शुक्रिया ब्रिजेश इस पूरे डेवलपमेंट के लिए, ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। और 4:30 बजे ये अहम बैठक शुरू होगी और उस वक्त उसके बाद जो भी चीजें निकल कर आती हैं उस बैठक से हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि मार्केट टॉप 20 में हम आपको सिर्फ खबरें नहीं बताते हैं बल्कि उन बड़ी खबरों का एनालिसिस भी करते हैं जिनको विस्तार से समझना आपके लिए जरूरी है। तो मार्केट टॉप 20 में हम पूरे दिन का एक्शन आपको बताते हैं और यकीन मानिए कि आपसे जुड़ी, आपके हक से जुड़ी एक भी खबर छूटती नहीं है। तो चलिए बढ़ेंगे 11वीं खबर की तरफ। कच्चे तेल में उछाल का असर सरकारी खजाने पर दिखना तय है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार का कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल यानी कि आयात पर होने वाला खर्च इस कारोबारी साल में 15% बढ़कर 81 अरब डॉलर हो सकता है। दरअसल तेल उत्पादक देशों ओपेक और रूस के प्रोडक्शन में कटौती जारी रखने के फैसले से कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला। वहीं 2 दिन पहले लीबिया में पाइपलाइन फटने से ब्रेंट क्रूड का भाव $67 के पार निकल गया, जो कि 2.5 साल का ऊपरी स्तर था। क्रूड का इंपोर्ट मामूली बदलाव के साथ 21 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास है, लेकिन इसकी कच्चे तेल की महंगाई बढ़ने से इसकी वैल्यू पिछले साल के 70 अरब डॉलर से बढ़कर 81 अरब डॉलर पर जा सकता है। रुपए में अगर आके तो वैल्यू 4.25 लाख करोड़ से बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब बात करेंगे रुपए की। शुरुआती कमजोरी के बाद रुपए में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि $1 का भाव 64 रुपए 15 पैसे के ऊपर बना हुआ है। एक वक्त रुपया 18 दिसंबर के निचले स्तर 64.26 पर पहुंच गया था। दरअसल शुरुआती कारोबार में निवेशक इस बात से चिंतित दिखे कि सरकार की 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी से सरकार का वित्तीय घाटा लक्ष्य से ज्यादा हो सकता है। सरकार ने मौजूदा कारोबारी साल में 3.2% के वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा है। वित्तीय घाटे पर बाजार और विदेशी निवेशकों की करीब से नजर होती है। अगर वित्तीय घाटा बढ़ता है तो देश में इकोनॉमी की रफ्तार पर असर पड़ता है। रुपया कल भी 7 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ था। एक बड़ी खबर यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने व्हाट्सएप पर नतीजों के लीक के मामले में एक्सिस बैंक से आंतरिक जांच करने को कहा है। सेबी ने एक्सिस बैंक को 3 महीने में आंतरिक जांच पूरी कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सेबी ने GNPA, NNPA, NIM, स्लिपेजेस, राइट ऑफ और कासा जैसे आंकड़े बताने वाली टीम को जांच करने के लिए कहा है। एक्सिस बैंक को बोर्ड मीटिंग के लिए नोट बनाने और प्रेजेंटेशन बनाने वालों की भी जांच होगी।
मेटल सेक्टर आज एक्शन में है और उसका जश्न टाटा स्टील भी मना रहा है। कंपनी का शेयर आज 1.25% की तेजी के साथ 730 रुपए के पार निकल गया। कंपनी में एक और डेवलपमेंट है। टाटा स्टील ने 12,800 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू के लिए कुछ घरेलू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को नियुक्त कर दिया है। राइट्स इश्यू में कंपनियां कुछ डिस्काउंट पर मौजूदा निवेशकों को शेयर जारी करती हैं। कंपनी ने एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का इन्वेस्टमेंट बैंकर चुना है। कंपनी पूंजी जुटाने के लिए अगले महीने के आखिर में राइट्स इश्यू ला सकती है। टाटा स्टील पर कुल कर्ज 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, लेकिन मेटल की मांग में उछाल और विस्तार योजनाओं से शेयर में लगातार खरीदारी का रुझान है। और टाटा ग्रुप की एक और खबर पर नजर डालेंगे। अमेरिकी कर्मचारियों के साथ भेदभाव के मामले में दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस को अमेरिका में बड़ा झटका लगा है। इस मामले में अमेरिकी कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है। ऑकलैंड कोर्ट ने कंपनी की याचिका ठुकरा दी है। कंपनी ने मामले को खारिज करने की याचिका दी थी। कंपनी पर 2015 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून तोड़ने का आरोप है। और देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बड़ी रकम जुटाने वाला है। एसबीआई के बोर्ड ने बॉन्ड्स के जरिए 8,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। बैंक यह रकम मार्च तक मसाला बॉन्ड्स के जरिए जुटाएगा। बैसेल 3 कैपिटल नियमों के तहत एसबीआई के लिए यह रकम जुटाना जरूरी है और इसलिए आज ये खबर आ गई। हालांकि शेयर पर थोड़ा सा नेगेटिव रुझान है। आज 1% की गिरावट के साथ एसबीआई 310 रुपए करीब कारोबार कर रहा है। और छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को सरकार से थोड़ा झटका लगा है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में 0.2% की कटौती की है। एनएससी, पीपीएफ सहित कई बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना पर अब ब्याज दर घटकर 8.1% हो गई है। सरकार ने कटौती जनवरी से मार्च के लिए की है। हालांकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से परिवार की मुलाकात के बाद आज विदेश मंत्री का पहला बयान आया है। राज्यसभा में सुषमा स्वराज ने बताया कि कुलभूषण के परिवार से लगातार संपर्क में है। सरकार कुलभूषण के मामले को संजीदगी से देख रही है। दोनों देशों की सहमति से ही यह मुलाकात हो पाई है, लेकिन पाकिस्तान के रवैये पर सुषमा स्वराज ने जमकर फटकार लगाई। पाकिस्तान में जाधव परिवार के साथ बदसलूकी हुई थी, यह उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया की हरकत और सिक्योरिटी चेकिंग के नाम पर की गई हरकत से पूरे देश में गुस्सा है। और एक इंपॉर्टेंट बिल का इंतजार था देश को। लोकसभा में आज पेश हो गया है 3 तलाक बिल। मुस्लिम महिलाओं के हक में और समानता लाने के अधिकार की दिशा में यह काफी बड़ा फैसला है। बिल में 3 तलाक को लेकर 3 साल की सजा का प्रावधान है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस बिल को सभी दलों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये बिल जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक काफी अहम कदम है। और बुलेटिन की आखिरी खबर होगी, 20वीं खबर होगी, वो है मुंबई से जुड़ी हुई और काफी अच्छी खबर है वहां के लोगों के लिए। न्यू ईयर मनाने के मौके को देखते हुए मुंबई में रात में विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों ही अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाएंगी। पश्चिम रेलवे रात 12 बजे से 8 अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगा। चर्च गेट से विरार, सीएसएमटी से कल्याण यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और पनवेल से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।